हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्ठक मतलब ब्रैकेट में यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा सही है वो हमें इसमें बताना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी व्रत कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो देखो, आपको मैं सबसे पहले सर्वांगसम और समरूप के बारे में ही बताऊंगा कि सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है। तो यहाँ पर बात को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लिया सर्किल दिया हुआ है और एक सर्किल हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, ये थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि एक सर्किल छोटा है और एक बड़ा है तो दोनों सर्किल ही, यानी कि है दोनों व्रत ही हैं। तो एक छोटा है एक बड़ा है, तो देखने में तो एक जैसे ही गोल ही है ना, तो इसको तो हम बोलेंगे समरूप। जो देखने में एक जैसे हों तो वो हो जाता है हमारा समरूप। और ये वाली हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में ये है कि दो सर्किल हैं और दोनों साइज में भी बराबर ही हैं, दोनों साइज में बराबर ही बनाने हैं हमें। तो यहाँ पर हमने दो सर्किल बिल्कुल साइज में भी सेम ही बनाए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो व्रत हैं, गोल ही हैं, तो इसका मतलब हो गया समरूप। सम का मतलब समान, रूप एक जैसे हैं देखने में, और यहाँ पर देखने में एक जैसे भी हैं और साइज में बराबर भी हैं, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा सर्वांगसम। यानी कि ऐसे दो व्रत या ऐसी दो आकृति जो देखने में एक जैसी हो और बराबर भी हो, तो उसको हम सर्वांगसम बोलते हैं। जैसे कि मैं त्रिभुज का एग्जाम्पल ले लूँ, तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये दे रखा है और दूसरा त्रिभुज मैंने ये ले लिया, ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी, ये 3 का, ये 3 और ये 5, ये 5। तो इसकी जो साइड है देखो, 4 की है ये वाली साइड और ये वाली 4 की, ये 3 की, ये भी 3 की, ये 5 की, ये 5 की। तो हम यहाँ पर इसमें देख रहे होंगे कि देखने में भी त्रिभुज एक जैसा ही है और इसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर भी हैं। जब त्रिभुज देखने में बराबर और उसकी भुजाएं बराबर और देखने में एक जैसा हो, तो वो त्रिभुज भी सर्वांगसम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है। तो यानी कि अब यहाँ पर सभी व्रत जो है सभी सर्वांगसम तो नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ व्रत छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, तो इसलिए सर्वांगसम नहीं कह सकते, समरूप कह सकते हैं, क्योंकि देखने में गोल ही हैं। तो यानी कि इसमें आ जाएगा हमारा आंसर समरूप। तो इस वाले में हम लिखेंगे समरूप। अब सभी वर्ग जो बनता है हमारा वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है वर्ग। अब यहाँ पर कुछ वर्ग जो हैं छोटे भी हो सकते हैं कुछ बड़े भी हो सकते हैं, तो सभी वर्ग जो हैं समरूप तो हो सकते हैं मगर सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो देखेंगे ये व्रत दोनों आपस में सर्वांगसम है, मगर इन दोनों की तुलना करें या इन दोनों की तुलना करें तो ये देखने में तो एक जैसे हैं मगर बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि सभी वर्ग जो होंगे वो समरूप ही होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। सभी सभी शब्द दे रखा है ना, सभी का मतलब जितने भी सारे हैं, मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी समरूप आएगा। तीसरी बात कही है, सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, सभी त्रिभुज समद्विबाहु होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज समरूप कौन से, समरूप का मतलब क्या हो गया, जो देखने में बिल्कुल एक जैसा। इसमें पूछ रखा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा समद्विबाहु क्यों नहीं आया, क्योंकि समद्विबाहु में आपको मैं बता देता हूँ, कभी कभी तो हम दो भुजाएं बराबर इस तरीके से बना देते हैं। कि ये बता दें कि ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। और कभी कभी हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि जैसे कि ये है मान लिया और इसमें ये दे दिया, तो ये भुजा इसके बराबर।
अब इसकी शेप जो है हम पलट के बना दें, जैसे कि मान ली इसको हम घुमा दें, तो हम ये बोल सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज जो है समरूप होना जरूरी नहीं होता, मगर सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। तो इसका आंसर इसमें आ जाएगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। फिर आगे दे रखा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी भुजा बनती हों, यानी कि वो इस टाइप का हो सकता है, जैसे कि अष्टभुज होता है या षष्ठभुज होता है जिसमें बहुत सारी भुजा हों, तो उसको बहुभुज बोलते हैं हम। ये बहुभुज है, इसमें बहुत सारी भुजाएं, देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसने कहा कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, मतलब कि एक दूसरा भी बहुभुज यहाँ पर अगर जो हम बना देते हैं तो उसने ये बोला है कि ये जो है समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, तो हमने समरूप बहुभुज बना लिए। यदि उनके संगत कोण कैसे हो, संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जितना ढलान यहाँ पर है उतना ही ढलान हमारा यहाँ होना चाहिए, जितना एंगल यहाँ बनना है इतना यहाँ बनना चाहिए, और जितना यहाँ बनना हो उतना यहाँ बनना चाहिए। यानी कि उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान अनुपाती। यानी कि जितनी यहाँ पर है उतनी ही उस रेशियो में ही यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान अनुपाती। आपको मेन जो है इसमें समझना है समरूप और सर्वांगसम। तो मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ। समरूप तो देखने में एक जैसे होते हैं, और सर्वांगसम क्या होते हैं कि ऐसी आकृति जो एक दूसरे को बिल्कुल ढक ले। देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर ये दो मार्कर हैं, दोनों एक जैसे भी हैं और बराबर भी हैं। ये दो मार्कर दोनों एक जैसे हैं और बराबर भी हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है सर्वांगसम है और समरूपता होंगे ही होंगे, क्योंकि देखने में एक जैसे भी हैं और बराबर भी हैं, तो इसको हम सर्वांगसम बोलेंगे। अगर जो इसी शेप का एक दूसरा पेन अगर जो हम ले लेते हैं, अब देखेंगे यहाँ पर जो मार्कर हैं दोनों देखने में एक जैसे हैं, बिल्कुल बराबर भी हैं, तो ये क्या होंगे, सर्वांगसम हो गए। और यहाँ पर जो पेन है ना, इनकी लंबाई तो सेम है, मगर इनका जो साइज देख रहे होंगे आप, और तो यानी कि कहीं ना कहीं इनमें दोनों में डिफरेंट अंतर है, तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते, ये सर्वांगसम हो सकते हैं। यानी कि हमारी ऐसी आकृति जो एक दूसरे को पूरी पूरी ढक ले, वो सर्वांगसम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो अलग अलग उदाहरण देने हैं इसमें। तो पहला जो इसमें दे रखा है कि ये जो है समरूप आकृति हैं। पहला उदाहरण देने हैं हमें दो ऐसे जो समरूप आकृति हों। तो इसमें मैं पहला ले रहा हूँ, इसमें इसके सॉल्यूशन में तो दो समरूप आकृति लेनी है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एक तो ले लेंगे हम, मान लिया मैंने एक में त्रिभुज लिया, दो समरूप त्रिभुज लिए जिसके सभी कोण 60-60 के हैं, और एक दूसरा त्रिभुज ले लिया, इसके भी दोनों त्रिभुज 60-60 के, मगर इसकी जो भुजाएं हैं वो 2-2 सेंटीमीटर की, और इसकी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर पहला उदाहरण हो गया हमारा इसका, ये उत्तर में इसके मैंने लिख दिया पहला उदाहरण। समरूप आकृति देखने में एक जैसे हैं, सिर्फ इसकी भुजाएं बड़ी हैं। अगर जो भुजाएं मैंने यहाँ 2-2 की कर दी, यहाँ पर 2-2 दे रखा है, 2-2 की, अगर जब हम इसमें क्या कर देते हैं, भुजाएं कर देते हैं, तो सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसलिए हमें भुजाएं बड़ी रखनी है और एंगल इसके सेम होने चाहिए। और दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं इसमें, पहले में दूसरा उदाहरण मैंने वर्ग ले लिए, इसकी भुजाएं जो हैं वर्ग की 2-2 हैं, और एक दूसरा वर्ग ले लिया वो बड़ा है कुछ, तो ये 4-4 की।
तो देखने में एक जैसे रहेंगे मगर इसकी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि एक आकृति दूसरी आकृति को नहीं ढक सकती। तो इसका मतलब हो गया है, तो ये सर्वांग सम तो है नहीं, तो समरूप है देखने में। तो यहाँ पर इसके उदाहरण जो है पहले वाले क्वेश्चन की हो जाते हैं। और दूसरा जो उसने कहा है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो दो समरूप नहीं है ऐसी आकृति में इसमें बताना है। तो ऐसी आकृति क्या हो जाएंगी, तो इसके उत्तर में मैं लेता हूँ, एक तो समलंब चतुर्भुज ले लेता हूँ, समलंब चतुर्भुज तथा वर्ग, समलंब चतुर्भुज तथा एक वर्ग ले लेता हूँ। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज जो बनाना है वो इस तरीके से बनता है, जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं उसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। नाम दे सकते हैं इसका ABCD। और वर्ग लेना है हमें, नाम इसका भी ABCD दे दिया। क्या आपको एक जैसा लग रहा है देखने में, एक जैसा नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये समरूप नहीं है। तो इसका पहला एग्जाम्पल था। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा उदाहरण हम इसमें दे सकते हैं। एक मैं इसमें त्रिभुज ले रहा हूँ और दूसरा हम ले सकते हैं वर्ग ले लें, चाहे चतुर्भुज ले लो। तो त्रिभुज हमारा इस तरीके से बनता है और चतुर्भुज हम किसी भी कंडीशन में बना सकते हैं जैसा भी हमारा मन हो। तो ये चतुर्भुज आप देख रहे होंगे कि दोनों देखने में अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये समरूप नहीं है और ये भी समरूप नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे 60-60 के कोण बनने, तो भुजाएं छोटी बड़ी हैं, बस देखने में एक जैसे हैं। यहाँ पर भी भुजाएं छोटी बड़ी हैं, देखने में एक जैसे हैं। तो ये दोनों ऊपर समरूप हैं और ये समरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसमें बताना है कि ये समरूप है या नहीं। तो आप देख के बताओ जल्दी से, तीसरे क्वेश्चन में समरूप है या नहीं। यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक कोण इसमें 90 का बन रहा है, तो इसका मतलब तो ये तो वर्ग हो गया। और एक ये चतुर्भुज हो रहा है जिसमें एंगल का कुछ पता ही नहीं है कि कितने का कौन सा एंगल होगा। तो इसमें सभी साइड बराबर भी हैं और प्रत्येक कोण 90 का है, तो इसका मतलब ये तो हो गया वर्ग और एक हो गया चतुर्भुज। तो वर्ग और चतुर्भुज जो हैं एक दूसरे से देखने में भी अलग लग रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये दोनों जो है समरूप नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 और इसका प्रत्येक कोण 90 नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे चतुर्भुज PQRS, इसमें हम ऐसे लिख लेंगे चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है, समरूप नहीं है क्योंकि चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, परंतु चतुर्भुज PQRS का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेकिन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।